नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में करेगी सुनवाई। 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी करेगी विचार। कोलकाता में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर में पार्टी अभियान को करेंगे तेज। वहीं हरियाणा के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक। जीएसटी दरों को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों पर भी हो सकता है मंथन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में लेंगे भाग। बैठक का मकसद भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना। पेरिस पैरालंपिक सफलतापूर्वक संपन्न। भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदकों के साथ अभियान किया समाप्त। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता यूएस ओपन का खिताब। फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को दी शिकस्त। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबरों को विस्तार से जानते हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। क्राउन प्रिंस राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। साथ ही क्राउन प्रिंस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। क्राउन प्रिंस खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वह कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। तो आज क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये द्विपक्षीय वार्ता है और उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ आया है। क्राउन प्रिंस राजघाट भी जाएंगे जहां वो महात्मा गांधी को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई करेगा। न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी विचार करेगी। इससे पहले 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को लताड़ लगाई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या को भयावह करार देते हुए चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने की भी बात कही थी। बढ़ते आगे, कोलकाता के इस मामले में न्याय की मांग को लेकर आक्रोशित लोग फिर सड़कों पर उतर आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले में चर्चा के लिए बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। तो कोलकाता में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कोलकाता और अन्य जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। कोलकाता में आम लोगों ने मशाल लेकर जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वहीं राज्य में मूर्तिकारों और कलाकारों ने भी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ कोलकाता में
तो इस बीच कोलकाता में विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। 1 महीना बीत चुका है इस पूरी घटना को, लेकिन देश भर में अभी भी आक्रोश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ कोलकाता में रिक्शा खींचने वाले लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। आमजन में लगातार आक्रोश है। यहाँ आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कोलकाता के रिक्शे वालों ने भी अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। वहीं सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ भी चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों और स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर भी शामिल हुए। तो कोलकाता में भाजपा का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीते 8 से 9 अगस्त के बीच में जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले के बाद देश भर में आक्रोश है और भाजपा लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब बढ़ते आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच चुके हैं। बैठक से पहले उन्होंने सऊदी राष्ट्रीय संग्रहालय और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव के बारे में पता चला, जो एक मजबूत संबंध विकसित करने की नींव के रूप में कार्य करेगा। बैठक का उद्देश्य भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और ये क्षेत्र भारत के मुख्य व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अहम बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए बनी मंत्री समूह की सिफारिशों को विचार विमर्श के लिए पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी दरों में बदलाव पर भी राज्य सरकारों के साथ चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर एक स्टेटस रिपोर्ट भी परिषद के सामने रखी जा सकती है। बुलेटिन में अब बात देश में तेजी से आगे बढ़ते सेमीकंडक्टर उद्योग की। भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्र सरकार के ये प्रयास बेहद अहम हैं। सेमीकंडक्टर कंपनी अप्लाइड मटेरियल्स के उप निदेशक अमित हटनगाड़ी ने डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। On a transformative journey to become a global hub for semiconductor manufacturing through the India Semiconductor Mission. Under this mission, the government has announced plans to support semiconductor manufacturing plants known as fabs as well as design companies. The focus is to create a complete ecosystem all the way from design, fabrication, testing and packaging. The state of Gujarat has taken lead with the establishment of the semiconductor fabrication unit in Dholera Special Investment Region. भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों के बीच वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। L&T सेमीकंडक्टर के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर संजय गुप्ता ने कहा कि साल 2030 तक सेमीकंडक्टर का बाजार लगभग $100 बिलियन का होगा। The semiconductor industry in India plays a pivotal role for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat. As we build local capabilities in this critical technology, we are not only reducing our dependence on imports, but also contributing to India's GDP in a big way. By 2030, as per estimates, industry in India with respect to semiconductors will cross $100 billion as an opportunity. And we have to capture this opportunity. And this will be vital for making India a self-reliant and developed nation in times to come.
और अब बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी वजूखाने के एएसआई सर्वे मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से याचिकाकर्ता राखी सिंह ने प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ कर रही है। साथ ही वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का भी सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र में हैं। यहां उन्होंने कल मुंबई में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मुंबई समाचार 200 नॉट आउट को रिलीज किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ देर रात बैठक की। महाराष्ट्र में इस समय गणेश उत्सव की धूम है। इसी सिलसिले में अमित शाह आज मुंबई के बांद्रा पश्चिम में विराजमान लाल बाग के राजा के दर्शन करेंगे। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर जनादेश में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में दूसरे चरण के अंतर्गत 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है। गौरतलब है कि राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार भी तेज हो चुके हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के बाद अब बात हरियाणा विधानसभा चुनावों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने उम्मीदवार तय करने में लगे हुए हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। दूसरी ओर भाजपा राज्य में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त दिख रही है, तो बाकी दल भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर है। गठबंधन को लेकर कई दौर की मीटिंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां कई विधानसभा सीटों पर समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। लिस्ट अभी आई है, दूसरी लिस्ट अभी आएगी। केंद्रीय चुनाव समिति विचार कर रही है। इससे ज्यादा मुझे अभी जानकारी नहीं, तो वो पार्टी के महासचिव निर्णय करेंगे। दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने संभावित आप कांग्रेस गठबंधन की आलोचना की है। गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया, तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते। इस बीच हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने केंद्रीय राज्य मंत्री जतिन प्रसाद के साथ पंचकुला में बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि जो कांग्रेस कहती थी हमारे पास 3000 एप्लीकेशंस आई हैं टिकटों के लिए, आज वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए मजबूर क्यों है।
आज वो जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए मजबूर क्यों है? मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने अपनी हार मान चुकी है। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल की पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता से मुलाकात की और राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रेसलर विनेश फोगाट ने जुलाना में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां भेड़ियों का आतंक अभी भी जारी है। इस विषय पर प्रभागीय वनाधिकारी डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने कहा है कि हम थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वहां कुछ भी दिखाई देता है तो उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हमने भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। अगर कुछ दिखता है तो उसको पकड़ने कार्रवाई की जाएगी। जो देख रहे हैं यहाँ लगभग 3 किलोमीटर के रेंज में यहाँ मिलता है और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पचदेवरी है, वहाँ इसी तरीके की लोकेशन है 3 किलोमीटर के बीच में, वहाँ भी इसे मिलता है। तो वहाँ तो सुबह ट्रेस कराया गया था, नहीं मिला। अब यहाँ देख रहे हैं, मिल जाए तो ठीक है। माद भी बना लेते हैं, उसकी वजह से भी ये शायद ट्रेस ना हो रहा हो। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय आज से 13 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के यूएसआई में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 5 दिनों तक चलने वाली यह विकास सह परिचय कार्यक्रम तीनों सेनाओं के मेजर जनरल और समकक्ष अधिकारियों के साथ साथ रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। कोर कार्यक्रम का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना और युद्ध परिचालन वातावरण की विस्तृत समझ बनाने के लिए विभिन्न सेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना है। कार्यक्रम में युद्ध की बदलती प्रकृति, वैश्वीकरण और परस्पर जुड़ाव, दुनिया में हाल ही में चल रहे संघर्षों से सबक, गैर गतिज युद्ध का प्रभाव, साइबर एवं सूचना युद्ध और सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही स्वायत्त प्रणालियों को अपनाने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। और अब खबर ओडिशा से आ रही है। ओडिशा के संबलपुर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम किसान योजना का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मांझी ने बताया कि इस योजना से राज्य के करीब 46 लाख किसान परिवारों को फायदा होगा। किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए 925 करोड़ रुपए की सहायता सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साथ ही बताया कि इस तरह की पहल का उद्देश्य गरीबों और किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाना और उन्हें सशक्त बनाना है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नुआखाई भेंट-घाट उत्सव में भी शिरकत की। देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह का उद्देश्य जीवन चक्र में दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है, जो कि मिशन पोषण 2.0 की आधारशिला है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण माह का आयोजन किया गया। पोषण माह के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले के सभी विकास खंडों में बाल विकास विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार पोषण माह को सरकार द्वारा सशक्त नारी की थीम पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत महिलाओं को पोषण की जरूरत और उसकी अहमियत को लेकर जानकारी दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह का आयोजन सितंबर माह से शुरू किया गया है। यह पोषण अभियान के तहत किया जा रहा है। इसमें हमें विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही है। पोषण माह के स्थान में पोषण मेला और अनीमिया की जांच, वृद्धि निगरानी और जितने भी समेतीकरण गतिविधियां हैं वो इसमें कराई जा रही है। पोषण माह के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल के सभागार में कैंप लगाकर गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की जांच की गई। साथ ही महिलाओं को पोषण किट भी प्रदान की गई। वहीं पोषण माह कार्यक्रम की मुख्य अतिथि
विधायक सरिता आर्य ने बच्चों का अन्नप्राशन और महिलाओं की गोद भराई भी की। सरकार के द्वारा पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी के द्वारा ये हर क्षेत्र में, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, गांव हो, ब्लॉक हो, सभी में ये मनाया जा रहा है, जिसमें बाल विकास के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा सभी को निर्देशित हैं कि पोषण सप्ताह मनाया जाए, जिसमें कि चाहे हमारी गोद भराई हो, अन्नप्राशन हो, और अभी जो बिटियाएँ हुई थी उनके जन्मोत्सव कर भी हम यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। पोषण माह के आयोजन से सीधा फायदा महिलाओं को हो रहा है, जिससे वो काफी खुश हैं। यहाँ पे हमारी जांच की गई है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पूछा गया कि कोई परेशानी तो नहीं है, और हमारा टेस्ट हुआ यहाँ पे को, तो अभी ठीक ही है सब कुछ, और सबके टेस्ट हुए। पोषण माह अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जरिए सितंबर के महीने में कुपोषित बच्चों और महिलाओं को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह का खान पान करें ताकि किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत और अमेरिका आज से 24 सितंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपना अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह अभ्यास भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 20वां संस्करण है। युद्धाभ्यास का पिछला संस्करण साल 2023 में यूएसए के अलास्का में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और उनकी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना है। इस संयुक्त अभियान में कई उन्नत सैन्य रणनीति और समन्वित युद्धाभ्यास शामिल होंगे। और अब खबरें गणेश उत्सव से जुड़ी हुई। गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ भक्तगण अपने अपने घरों में भगवान श्री गणेश की स्थापना के साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर और लाल बागचा राजा पंडाल में भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। इसी के साथ भक्तों ने श्रद्धा भाव से लाल बाग के राजा की वंदना की। आपको बता दें कि 10 दिन तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुरूप गणेश स्थापना करते हैं। गणेश उत्सव के अवसर पर गुजरात के सूरत में पेड़ों की छाल से बनी भगवान गणेश की 11 फीट की अनोखी मूर्ति स्थापित की गई। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की। पेरिस पैरालंपिक खेल सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। उद्घाटन समारोह की तरह ही समापन समारोह के दौरान भी बारिश देखने को मिली। समापन समारोह का आयोजन स्टेड डे फ्रांस में किया गया। समारोह के अंतिम चरण में 24 फ्रेंच डीजे ने मिलकर प्ले किया।
पेरिस की मेयर ने पैरालंपिक फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष को सौंप दिया, जिन्होंने फ्लैग खेलों के लिए अगले मेजबान लॉस एंजलिस के मेयर को दे दिया। और अगर भारत के शानदार प्रदर्शन की बात करें तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 18वां स्थान हासिल किया है। भारतीय दल ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते। वहीं चीन ने सबसे ज्यादा 94 स्वर्ण सहित कुल 220 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। 49 स्वर्ण पदक के साथ ब्रिटेन ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं अमेरिका ने 36 स्वर्ण समेत 105 पदक जीतकर तीसरा और नीदरलैंड्स ने 27 स्वर्ण पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी शहला निकार के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।